ये अभी मुझे किसी बच्चे ने कल जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा यूपीएससी का प्री, उसका पेपर दिया है, सेट डी है ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके ग्रुप में मैं इसे सर्कुलेट कर दूंगा, बच्चे अपना आंसर मैच कर लें। और एक और चीज़, कल जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो इस पूरे पेपर को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे क्लास में बच्चों के साथ। तो आज के लिए अपने आंसर मैच कर लें, कल हम लोग मिलते हैं, फिर क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। ये है पेपर सेट नंबर डी यूपीएससी का है, जिसकी कल ही परीक्षा हुई है 5 जून को 2022। तो आज हम इस एग्ज़ाम को पूरा क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने वाले हैं। और मेरे पास डी है, ऑलमोस्ट देखो चारों सेट वही होते हैं, बस क्वेश्चंस क्या होते हैं आगे पीछे होते हैं, तो उनको आप देख लेना। इसको हम सॉल्व करेंगे और बाकी आप अपने आंसर से इनको मैच कर लेना, तो आपको एक बेहतर समझ बन जाएगी और लगभग पता चल जाएगा कि अप्रॉक्स कितने के आसपास हमारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा पहला ही क्वेश्चन है सेट नंबर डी में, भारत में निम्नलिखित में से एक उन फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवाद, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है, कौन करता है? तो देखो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, आसान भी है। ये श्रम ब्यूरो इस काम को करता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सेकंड, भारत में कोयला नियंत्रक की क्या भूमिका है? कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका होती है? तो इसमें देखो कुछ ऑप्शन है इसमें, जैसे CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, सही बात है। यह बुध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है, सही है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है, सही है, मतलब ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है। 4 देखो, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। ये कोई निश्चित नहीं है कि वो ये करें, अंतिम उपभोक्ता का इनमें कोई रोल नहीं होता है। तो हमारे तीन आंसर 3 मिल गए हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा इसमें सही। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? बहुत क्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत क्वालिटी का। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को आवंटित करने पर रोक लगाई गई है। देखो ये ट्राइबल कास्ट और ट्राइबल सोसाइटी से संबंधित अनुसूची है, तो इसमें हमारा पहला ही क्या हो जाएगा? इसमें ए सही हो जाएगा, बाकी हमें देखने भी नहीं है। तो अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, आगे देखो नंबर 4, भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत स्वच्छता संगठन धरणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाले प्लेटफॉर्म हैं और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। सेकंड, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षक निकाय और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। सही क्वेश्चन है, सोचने वाला है। ठीक है, अब क्या ऐसा कोई काम हो रहा है भारत सरकार में? ऐसा भारत सरकार में कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मतलब कोई भी नहीं है, ना पहला है ना दूसरा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण। तो कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? इसमें जो हमारा हो जाएगा, देखो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, इसमें सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इतना समझ लो कि यूएन और यूएन की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से आप हर साल 1 या 2 प्रश्न देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को और उनकी कमिटीज़ को बहुत ध्यान से अगर आपने कर लिया तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ो। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थायी समिति और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी क्या इसके अधीन काम कर रही है? नहीं करती है। पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है? नहीं होती है। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। ये बात सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमें मिल जाएगा ए। ठीक, अब हम देखेंगे 7 से। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक में कराए दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो सेम ही है, उनको आप कर लेना। ठीक है। 7, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। सही बात है। ठीक है, तो इसमें हमें आंसर पहला ही मिल गया हमारा। इसको एक बार आप गूगल कर लेंगे तो आपको और बेहतर इसकी समझ बन जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमने पहले यूएन से किया, अब हमें दूसरा क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिल गया। ठीक है, देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को पर्यवेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। सही बात है, बहुत सारे हैं भी ऐसे। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में पर्यवेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएन में पर्यवेक्षक की स्थिति में हैं। सही बात है। यूएन महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। एकदम सही बात है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसमें तीनों ही सही हैं। ठीक, अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। चाय एक संविधिक यानी कि लीगली है ये, हाँ, स्टेटरी मतलब लीगल या वैधानिक बॉडी है। सही बात है। यह कृषि एवं किसान कल्याण से संलग्न नियामक निकाय है। अच्छा देखो, ये चाय बोर्ड है तो सारे कृषि तो कार्य नहीं कर सकती है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उधर देखना है, तो ये हमारा अभी नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखो चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? बंगलुरु में है। नहीं, गलत बात है। इसके बाद देखो, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। सही बात है। तो इसमें 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा डी। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन है हमारा। ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम उदाहरण है। ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? देखो, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरण रूप में अनुपयुक्त हैं। सही बात है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? हमें ये बताते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हैं। तो बस इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। सही बात है। जितनी ज़्यादा पॉलिसी होगी वहाँ से पूंजी पलायन हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। सही बात है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबद्ध मुद्रा का जोखिम घटाता है। नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। तो 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है।
12वां, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? अब देखो चाय कहाँ कहाँ हो रही है। चाय हो रही है, क्या हिमाचल प्रदेश में चाय होती है? हिमाचल प्रदेश में चाय नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा केवल हिमाचल प्रदेश को हटा देंगे हम लोग तो हमें ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी। केवल 3 राज्यों में ही चाय का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ 13 में देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साक्ष्य क्षमता निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। सेकंड, ICRA नाम से जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। थर्ड, ब्रिकवर्क रेटिंग एक भारतीय साक्ष्य क्षमता निर्धारण एजेंसी है। इसमें ये गलत है और पहला और तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, शायद समय लगने वाला, तुम अपना कुछ कर सकते हो। 13 ही क्वेश्चन हुआ है, पढ़ लो। समझना वैसे अभी कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि 1-2 बार जब देखोगे ना तब समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा लगभग 1 घंटा ख़राब हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, बैंक ब्यूरो बोर्ड BB के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखो, RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है, बोर्ड बैंक ब्यूरो नहीं होता है। गलत बात है। BBB सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन की संस्तुति करता है, सही बात है। BBB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यनीति और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, सही बात है। तो अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवर्तनीय बॉन्ड है ना, यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड। देखो, कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में ये बात कर रहे हैं। चूंकि बॉन्ड की इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, सही बात है। इक्विटी के बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों में संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है, गलत बात है। इसमें केवल एक ठीक है और ये हो जाएगा ए आपका। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित पर विचार कर लेते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सेकंड, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, भारत उपयुक्त में से किस का सदस्य है? तो भारत इसका भी सदस्य है, इसका भी सदस्य है और इसका भी सदस्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, अच्छा, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है, ये बात गलत है। इस मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। थर्ड में देखो, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखला के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है, सही है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने विश्व निर्माताओं को आकर्षित किया है, सही बात है। तो अभी ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब देखो, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। अरे कैसे हो जाएगा भाई, पहले ढंग से खड़ा तो हो जाए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित
कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? उपभोक्ता मामले विभाग कैसे कर लेगा ये? व्यय प्रबंधन आयोग नहीं कर सकता। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद नहीं कर सकता। अच्छा देखो, सीधा का सीधा इकोनॉमी का क्वेश्चन है और बेहद आसान भी है। इन्फ्लेशन रेट को कौन कंट्रोल करता है भाई साहब भारत में? तो देखो ऐसा नहीं है, आपको देखो इस पूरे पेपर में चाहे कभी भी आए, वो पेपर तो इनके एंटीक होते ही हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सीधे हमेशा मिल जाएंगे, बस वो गलत नहीं होने चाहिए। आपको 45 क्वेश्चन के आसपास तक जाना है। अगर 10 आपने पहली बार में सही निकाल दिए तो आपका एक जो सक्सेस रेशो है वो बढ़ जाएगा। तो बड़े ध्यान से पेपर करना है, लेकिन दबाव इतना उस समय होता है कि सारा ध्यान खराब ही हो जाता है। ठीक है। 19 में देखो, नॉन फिंजिबल टोकन्स यानी नॉन फिंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। ठीक है। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं इसको। तो दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल एसेट। सही बात है। ठीक है। अच्छा, अब अगला सेकंड क्या है? वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। सही बात है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दे आर द यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन द ब्लॉकचेन। सही है। उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता नहीं। ये गलत है। देखो हर जगह वो नहीं चल रहे हैं, उनका कॉमर्शियल लेन देन में प्रयोग उतना नहीं हो पा रहा है। तो हमारा इसमें 19 में क्या हो जाएगा? 19 में हमारा एक करेक्ट है। ठीक है। अगला देखो, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में देखो, जलाशय और राज्य। मतलब आपको, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ी है ना, और ये बेसिक है, देखो ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो। घट प्रवाह तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अच्छा, इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। कितने युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अच्छा, सही सम्मिलित कितने नहीं है? 3 इसमें सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ अगले पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर देते हैं। ऐसे कैसे संभव है? उच्च मेघ मुख्य सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा कर देते हैं? नहीं करते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसके तापमान प्रभाव होते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लो इसको। हाई क्लाउड primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth। गलत। Low cloud have the high absorption of the infrared radiation emitting from the earth's surface, thus cause warming effect। गलत। यानी कि इसका ना ए ना बी। अब देखो 22 में, उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। ठीक है। दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी में रहते हैं। अच्छा देखो, आपको पता ही है केन्या की स्थिति सही नहीं चल रही है, केन्या में ये सब हो रहा है। सेकंड, अच्छा वो पलायन होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आसपास के देशों में जाएंगे, तो ये भी सही हो सकता है। अभी हम फाइनल देखेंगे, उससे पहले एक शंका देख लेते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी स्कूल में रहते। अच्छा, संकुल स्कूल है ये, कॉम्प्लेक्स। देखो, जब यहाँ पहले ही दिक्कतें हैं तो यहाँ से लोग सोमालिया से केन्या क्यों जाएंगे? ये दोनों सही हैं और ये गलत है। आंसर ये है। ठीक है। 23वां 23 देखो,
देशों पर विचार कीजिए, कर देते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। उपरोक्त में से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। अच्छा, ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ही आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। अब आप देखो इसमें है क्या, क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो सेकंड अजरबैजान है और फिफ्थ उज्बेकिस्तान है। ये दोनों आपका आंसर हो जाएंगे। 2 और 5 कहीं पे है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, गुजरात में भारत का विशालतम सोलर पार्क है, नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये है। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है, नहीं है। इसमें सही क्या है, इसमें बी सही है भाई, ठीक है। 24 का क्या हो गया, बी है। और देखो, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील तक अनाधिकृत सीमा तक अभिसमय के अनुरूप में सुस्थापित करने का अधिकार है। बिल्कुल है। ये देखो, आपको सब जगह मिल जाएगा। ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन मिल जाता है, ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो ये सही है। दूसरा देखो, सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हों या भूबद्ध भाग हों जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोके टोके यात्रा करने का अधिकार है। सही बात है, सही बात है। सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हों या भूबद्ध भाग के हों जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना नहीं, प्रादेशिक कैसे चला जाएगा बिना रोक टोक के, भाई पूछताछ तो करनी पड़ेगी उससे। अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा, हाँ ये सही है, ठीक है। तो 1 और 3 जहाँ मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर है हमारा सी। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में सेनकोकू द्वीप सर्वोत्तम विवाद का केंद्र बिंदु है। देखो, ये काफ़ी लाइट में रहता है, इस पे चीन अपना अधिकार जताता है, जापान अपना अधिकार दिखाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब आ जाओ 27 पे। देश हाल में समाचारों में रहने वाले न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो ये कुछ क्वेश्चन लग जाएंगे, और कभी कभी तो पढ़ने के बाद भी नहीं लगते हैं क्योंकि इतना घुमा देते हैं क्वेश्चंस को। 27 में देखो कौन कौन से सही हैं। तो चार्ट, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना, गिनी सेना द्वारा संविधान सरकार का निलंबन, लेबनान गंभीर संकट लंबे समय की अवधि मंदी, ठीक। ट्यूनीशिया राष्ट्रपति द्वारा अब देखो इसमें जो है वो 3 सही हैं भाई साहब, ठीक है। अब आ जाओ 28 पे आ जाओ। 28 में कौन कौन से सही हैं। अच्छा, इसमें जो सही हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। 29 में ए। अब देखो जल्दी से मैं निशान लगवा दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको जल्दी से इसके आंसर लगा देता हूँ। 30 में है ए, ठीक है। 31 सी, 32 बी, 33 डी, 34 डी, सॉरी क्या है, संविधान द्वारा प्रांतीय सभाओं के साथ सही, ये इसमें सॉरी 34 है ना, 34 यहाँ, ठीक है। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ संधि, सही बात है। तो 34 का क्या हो गया हमारा, 34 का बी हो जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा, 35 का है बी। 36 सी, 37 बी,
38 D, 39 B, 40 D, 41 का है B, 42 B, 43 C, 44 A, 45 A, 46। ठीक है। सर्किट हाउस में अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उस चक्कर में ये क्वेश्चन आ गया है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। ठीक है। फोर्टी सेवन में है डी, 48 डी, 49 सी, 50 बी, 51 में बी, 52 सी, 53 बी, 54 सी, 55 A, 56 B, 57 A, 58 D। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ लेना। $59 A, 60 C, 61 B, 62 D, 63 B, 64 C, 65 B, 66 A, 67 C, 68 B, 69 B, 70 B, 71 B, 72 B, 73 B, 74 B, 75 B, 76 B, 77 D, 78 C, 79 D, 80 A, 81 A, 82 B, 83 A, 84 D, 85 C, 86 A, 87 A, 88 D, 89 A, 90 C, 91
D 92 D 93 D 94 C 95 B 96 D 97 D 98 C 99 B 100 C। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, या आप इनको मैच कर लेना और अप्रॉक्स आपके सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर मैं डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इससे मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर किसी दिन, क्योंकि वीडियो लंबा होता है इसलिए मैंने अभी इसको आपको टिक लगा दिए हैं। अगले किसी वीडियो में हम इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ये डी सेट है अभी 5 जून 2022 यूपीएससी परीक्षा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।